Hello. So today we will discuss in this video about law of conservation of momentum. As we have already completed the three laws of Newton in our previous video as well as about the force, unbalance, balance and momentum. Let's start law of conservation of momentum. देखो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया था कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी अप्लाइड होता है कोलिजन के वक्त में। अब इसको हम थोड़ा प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे अप्लाई होता है। जैसे देखो यहाँ पे दो बॉडी लेते हैं हम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड के बारे में मैं बता ही चुका, जहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है आइसोलेटेड जहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा होता है, ठीक है, मतलब कि एक्टिंग अपॉन ईच अदर। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही होती है और देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। उनका टोटल मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंटम में चेंज आएगा। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये बहुत वेरी करता है, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ भी वेरी करेगी अगर एक्सटर्नली कुछ लग रहा हो उस पर। देयर फोर मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और उसका मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है कभी भी बिगड़ता नहीं है और कभी भी बनता नहीं है, वो हमेशा कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे हमने दो पार्टिकल्स लिए, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। पार्टिकल ए का मास है m1, पार्टिकल बी का मास है m2। इनिशियल वेलोसिटी ए का है u1, इसका है u2 और ये दोनों का क्या है, कोलाइड हो गया। यहाँ पे है ये कोलिजन का केस, ठीक है, और ये बिफोर कोलिजन है और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन में क्या हुआ, मास कांस्टेंट ही रहा है। जैसे मैं बता ही चुका हूँ बार बार कि मास कभी चेंज नहीं होता। मास क्या होता है, मैटर ऑफ सब्सटेंस, कितने उसके अंदर मैटर प्रेजेंट है उस सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। कहीं भी चले जाओगे यूनिवर्स में तो मास कभी चेंज नहीं होता और ये हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ठीक। देखो इसका इनिशियल वेलोसिटी यू था लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया इसका v, मतलब वेलोसिटी में चेंज आया है, इसके भी वेलोसिटी में चेंज आया है v2, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब देखो ए के लिए, पार्टिकल ए के लिए चेंज इन मोमेंटम अगर लिखना है तो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, वही m1 v1 माइनस m1 u1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो m कॉमन ले लिया इसमें, v माइनस u1 कर दिया। सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर पार्टिकल बी के लिए भी कर लिया। अब देखो दोनों पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल ए पार्टिकल बी के ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। पार्टिकल ए पार्टिकल बी के ऊपर करेगा और पार्टिकल बी क्या करेगा, पार्टिकल ए पे करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने क्या कर रखा है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो पार्टिकल बी अप्लाइड अ फोर्स, exert a force exerted by particle B exerted force on particle A and particle A exerted a force on particle B। तुम इसको इधर लिख लो या इसको इधर लिख लो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। मैंने क्या ले लिया कि अगर पार्टिकल A और पार्टिकल B, ठीक है, ये इस पर एग्जर्ट कर रहा है फोर्स और ये इस पर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, ये इस पर करेगा तो पार्टिकल A एक्सर्टेड फोर्स ऑन पार्टिकल B और ये इस पर करेगा तो पार्टिकल B एक्सर्टेड फोर्स ऑन पार्टिकल A, ठीक है। ये इस पर कर रहा है तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ पॉजिटिव, मैंने किया है, तुम नेगेटिव भी कर सकते हो, और इसको मैं कर रहा हूँ नेगेटिव। तो एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ उन्होंने क्या बोला था, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, सेम रख दिया, बट डायरेक्शन क्या होगा इन दोनों का, अपोजिट होगा। तो एक को तो मेरे को पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना, तो मैंने इसको पॉजिटिव लिया तभी इसको नेगेटिव लिया मैंने। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से हुआ है। अब देखो जब बी पार्टिकल ने ए पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया है, ठीक है, तो बी पार्टिकल का मास इंटू में बी पार्टिकल का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह हमने क्या लिख दिया, v2 माइनस यू टू अपॉन टी, चेंज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ये लिख दिया m2 v2 माइनस यू टू अपॉन में t। सेम ए के लिए भी मैंने यही कर दिया, m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी, ठीक है। अब देखो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पुट करने के बाद क्या आ गया आंसर, m2 v2 माइनस यू1 अपॉन टी इंटू में माइनस है ये, ठीक है, ये माइनस है ना, ये पार्टिकल ए ऑन बी, तो ए की सारी चीज़ें लिखेंगे, ए की सारी m1 a1 की जगह क्या लिख दिया है यहाँ पे, v1 माइनस यू अपॉन में t, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कर दिया। ये करने के बाद क्या हो जाएगा, टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में टी क्या है, कॉमन है, ठीक। और अब क्या बच जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल्स टू माइनस का m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1,
ठीक है। अब इनिशियल वाली चीज़ें एक जगह पे लिख लो और फाइनल वाली चीज़ एक जगह पे लिख लो। ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखो मैंने लिख लिया m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। देयरफॉर इसलिए अबव इज द इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो ऊपर का ये जो इक्वेशन है ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्व। यहाँ पे क्या है, मोमेंटम कंजर्व रह गया कि इनिशियल में जितना मोमेंटम था उतना ही क्या है फाइनल में मोमेंटम, ये इक्वल टू यही तो बता रहा है हमें। ठीक है कि इनिशियल का मोमेंटम पार्टिकल ए के लिए और पार्टिकल बी के लिए जितना था कोलिजन से पहले वही मोमेंटम कोलिजन के बाद में रहा। लेकिन शर्त क्या है यहाँ पर कि ये सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड, जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ये ध्यान में रखना बात। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जांपल्स क्या क्या है। जब तुम एयरफील्ड बैलून्स या फिर रॉकेट्स या फिर गन्स एयरक्राफ्ट इन सब पे यही लग रहा होता है। ठीक है। सिस्टम ऑफ गन, मोशन ऑफ रॉकेट, ऑल आर एप्लीकेबल फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये तीनों एग्जांपल्स किसके हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। मतलब कि इनका जो इनिशियल का मोमेंटम होगा वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद भी जो मोमेंटम होगा वो दोनों क्या रहने वाला है, इन सब में सेम रहने वाला है। ठीक है, कंजर्व रहने वाला है। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम मोमेंटम को ना ही बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.